बट पोरस भी बहुत महान राजा था, उसमें भी काफ़ी स्किल्स थी। तो पोरस बाद में खुद गया। अब अलेक्जेंडर की सेना को हाथियों से लड़ने का ज़्यादा वो नहीं था, वो पोरस की सेना में काफ़ी ज़्यादा हाथी थे। तो जो पोरस था उसने हाथी मैदान पे उतार दिए, हाथियों ने उसकी सारी सेना को कुचल दिया। तो अलेक्जेंडर को लगा भाई ये तो गलत चीज़ हो रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसकी सेना ने क्या किया, जैसे एक हाथी को लिया और उसके चारों तरफ एक वो कर दिया, मतलब उसको घेर लिया। वो मशाले जलाकर उसको डरा दिया और उसकी आंख में तीर वगैरह मार के जिससे हाथी को मार दिया और हाथियों से भी वो निपट गए। बट उसमें उसकी जो वो थी आर्मी, उसका काफ़ी मतलब लॉस हुआ। उसको राजा अच्छा माना जाता है क्योंकि उसने रिलीजियस टॉलरेंस की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बढ़ाया, उसने हॉस्पिटल्स और डैम्स बनवाए और जनता को काफ़ी खुश रखा। उसने एक शहर भी बसाया। वो जो इल्तुतमिश था वो अपने बेटों को लायक नहीं समझता था कि वो रूल कर पाएंगे। खैर उसका एक बेटा आया था रुकनुद्दीन फिरोज, जिसने सिर्फ 7 महीने तक राज किया और फिर हट गया। फिर रजिया सुल्तान ने भी 4 साल तक ही राज किया, उसके भाई ने मार दिया। तो चाइनीज सिविलाइजेशन थी। 4 मेजर इन्वेंशंस की बात कर रहे थे हम। एक तो गन पाउडर, फिर एक था कंपास, वो भी शिप जो नेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसमें काफ़ी यूज़ हुआ। फिर उसके बाद आता है गन पाउडर हो गया, फिर देन कंपस, आफ्टर कंपस देन इसने सिल्क इतना इम्पोर्टेंट है। सिल्क के प्राइसेस एक बार गोल्ड से भी ऊपर चले गए थे। रोमन एम्परर, सिल्क में पूरा व्यापार होता था एक बार। हाँ, सिल्क रूट बना था। पॉवर्टी काफ़ी कम करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, देन इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि जो ओलंपिक गेम्स हैं इंडिया में इसलिए वो नहीं हुए एक बार भी क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है और पॉवर्टी ज़्यादा है। अब चाइना की पॉपुलेशन भले ही ज़्यादा है बट उसका एक बेनिफिट है क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, तो उसमें 3 इंडिया समा सकते हैं चाइना में। और इंडिया में काफ़ी मतलब पॉपुलेशन का वो है, खैर पॉपुलेशन को तो अब हम कर नहीं सकते, बट अच्छे स्कूल खुलवाने चाहिए। एजुकेशन रेट जो कि चाइना का इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, 97% है लिटरेसी रेट और इंडिया का 77% के आसपास है। तो एक तो उस पर ध्यान देना चाहिए। एक फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना को माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंत हुआ था 1949 या 50 में। अब चाइना मतलब इंडिया के 2-3 साल बाद आज़ाद हुआ अच्छे से, हाँ, बट फिर भी आज चाइना की इकोनॉमी है 19 ट्रिलियन, इंडिया की है 4 ट्रिलियन। तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी कम है। मतलब अब कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट होगी बट अब उस पर काफ़ी कम वो है और पॉवर्टी रेट ज़्यादा है। ये चीज़ एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है, एनवायरनमेंट पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। हाँ, AQI कभी कभी तो 500 क्रॉस कर जाता है। नमस्कार दोस्तों, 5वीं क्लास में एक ऐसे आता था दोस्तों कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, और हर चीज़ के मेरिट डिमेरिट होते हैं। और आजकल जो मोबाइल है इसके भी फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, और अक्सर हमारी चिंताएं इस बात को लेकर रहती है कि बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं और मोबाइल से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन आज मैं जिस बच्चे से आपको मिलाने जा रहा हूँ ये दिन में आधा घंटा मोबाइल देखते हैं और इसके अलावा ये किताबें पढ़ता है और हिस्ट्री में इनकी बहुत मतलब दिलचस्पी है बच्चे की। बच्चे के वीडियो मैंने इनके पापा ने भेजे थे, मुझे अच्छे लगे और मुझे इनसे मिलने की बहुत दिली इच्छा मेरी हुई। और जब मैंने इनसे बात की तो मुझे लगा कि इस बच्चे को दूसरे बच्चों से और माता पिता से मिलवाया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल हम सब के लिए बन सकते हैं। तो हितांक अहलावत जो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, रोहतक के सेक्टर 14 में रहते हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं। हितांक कैसे हो भाई? ठीक है। ठीक है, हाँ। अच्छा, मोबाइल अच्छा है कि बुरा है? मोबाइल अगर सही यूज़ करेंगे तो अच्छा है, उस पर गलत चीज़ें देखेंगे तो वो बुरा है। अच्छा, तो आपको मोबाइल कुछ खास पसंद नहीं है? खास पसंद मतलब मीडियम सा ही लगता है। मीडियम सा ही लगता है। तो आपकी जो हिस्ट्री में दिलचस्पी है, हाँ, वो कैसे बनी? वो सबसे पहले मैं KG या 1st क्लास में था, तब मेरा एक कंपटीशन हुआ था स्कूल में। उसमें मैंने मतलब जैसे सोलर सिस्टम के बारे में, एक
प्ले हुआ था उसमें मैंने वो सुनाया था और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। ओके। फिर उसके बाद मेरी सोलर सिस्टम में पढ़ा मैंने उसके बारे में, उसमें इंटरेस्ट बनने लगा। उसमें एक पोयम सुनाई थी, मतलब अच्छी लंबी थी, 5-6 मिनट की, सारे अच्छा। प्लैनेट्स के बारे में। तो उसमें जैसे फिर मेरे को इंटरेस्ट बना कि ये बढ़िया प्लैनेट हैं, ऐसे वैसे हैं, तो फिर मैं उनके बारे में पढ़ता गया। फिर एक दिन मैं ऐसे वीडियो देख रहा था, उस पे कुछ मुगल एम्पायर की वीडियो आ गई। फिर मैंने अपने पापा से पूछा ये मुगल क्या थे। फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ा था एक दिन, उसमें हुमायूं का कुछ वो बातें आ रखी थी। तो मैंने पापा से पूछा कि ये क्या चीज़ है, ये कौन थे मुगल। तो उन्होंने 6 मुगल एम्परर के नाम बताए जो ग्रेटेस्ट थे। फिर उसके बाद मेरी इसमें दिलचस्पी बनी और काफ़ी सारे एम्पायर्स की ऐसी पढ़ते गए। फिर मज़ा आ गया आपको ना, फिर इंटरेस्ट बन गया उसमें। हाँ, मज़ा आने लगा जब पढ़ के देखी थी। अच्छा, आज आप हमें कुछ सिविलाइजेशन के बारे में बताओ, सभ्यताएं कौन सी बढ़िया हैं और कैसे इनका इतिहास है। ठीक है, बताते हैं। तो सबसे पहले सबसे पुरानी सिविलाइजेशन से चलते हैं। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि मॉडर्न डे इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान के एरिया में फ्लोरिश हुई थी, उस एरिया में ये सिविलाइजेशन थी। ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है वर्ल्ड की, फर्स्ट सिविलाइजेशन जी, क्योंकि ये अराउंड 5000 से 6000, हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे राइटिंग, रीडिंग ये सब इन्वेंट नहीं हुई थी, तो पता नहीं है किसने लिखा, कैसे लिखा, और ये काफ़ी रफ आइडिया है। अब जो सिविलाइजेशन थी ये नहीं थी कि 1-2 साल में ही बस जाती थी, इसमें काफ़ी मतलब एक बहुत लंबा प्रोसेस था, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। सबसे पहले लोग आके वहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगे, फिर नियोलिथिक पीरियड आया, वहाँ पे वो बसने लगे रूरल से अर्बन पे आए, और ऐसे ही फिर सिविलाइजेशन बन गई। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है, ये रफली 6000 BCE से 500 BCE तक चली जी। अब इसके एंडिंग डेट भी पूरी वो सटीक नहीं है क्योंकि अंडर साइरस द ग्रेट, अकेमेनिड किंग, ये सिविलाइजेशन एंड हुई थी। अब इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, यानी सिविलाइजेशन का पालना, क्योंकि इसमें से कई सारी सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई। उनमें से थी सुमेरियन, अकेडियन, असेरियन एंड न्यू बेबीलोनियन। ठीक है, तो अब हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी फर्स्ट सिटी मानी जाती है इरिडू, जो कि वर्ल्ड की भी फर्स्ट सिटी मानी जाती है। ये रफली 5400 BC के आसपास फ्लोरिश हुई थी और मेसोपोटामिया के एंड तक ये उसका पार्ट रही। इसकी सबसे पहला एम्पायर था अकेडियन एम्पायर। इसने एक बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया दुनिया को, जो कि लेट 20th सेंचुरी, मतलब अभी 2019 में यहाँ तक चला। यहाँ तक कि कुछ एम्पायर तो 1990s में भी खत्म हुए हैं। तो इसने एम्पायर का कॉन्सेप्ट इस दुनिया को दिया था। अब ये एम्पायर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया का पहला एम्पायर माना जाता है अकेडियन एम्पायर को। अब अकेडियन एम्पायर से पहले भी इजिप्ट की डायनेस्टी आई थी, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट इजिप्ट की वो डायनेस्टी थी, और डायनेस्टी और एम्पायर में ये फ़र्क होता है कि डायनेस्टी में उनके ही बच्चे ऐसे फैमिली वो चलती रहती है, बट एम्पायर में किसी को भी मार के ऐसे राजा बन जाया जाता है, तो ये सब चलता है। इसलिए इसने एम्पायर का कॉन्सेप्ट दिया। फिर एम्पायर के बाद इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन दिया इस दुनिया को, जो था व्हील का। और अब व्हील एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। आजकल कितनी इंपॉर्टेंस है, गाड़ियाँ, स्कूटियाँ, सब में व्हील का यूज होता है, पहिए का काम है। तो अब व्हील को किसने इन्वेंट किया ये भी नहीं पता, क्योंकि तब व्हील तो इन्वेंट हो चुका था, बट एक चीज़ इन्वेंट नहीं हुई थी, वो थी राइटिंग। और राइटिंग नहीं होगी तो रीडिंग भी नहीं होगी, बट ये राइटिंग और रीडिंग का कॉन्सेप्ट भी मेसोपोटामिया से ही आया है। व्हील के बाद हम इसके एम्पायर की तरफ चलते हैं। इसके एम्पायर था फर्स्ट अकेडियन एम्पायर, जो कि 2334 BCE से लगभग 2100 BCE तक चला। इसमें 5 किंग्स हुए थे। इसका फाउंडर था सरगोन ऑफ अकाडा। अब इससे पहले सुमेरियन भी आए थे, बट वो एक सिविलाइजेशन थी और परफेक्ट किंग रूल नहीं था, वो एक सिटी टाइप, हाँ सिटी। सारगोन द अकाडा ने मतलब कॉन्कर कर लिया था सबको। बाद में उसने सारी सिटीज को कॉन्कर करके अपने अंदर लिया और एम्पायर बनाया। अब एम्पायर के बाद एक सेकेंड, हाँ, अब एम्पायर के बाद वो उसका एक मिथिकल किंग माना जाता है। इसमें मिथ विथ का चक्कर बहुत था, काफ़ी मतलब ये भगवान की पूजा वगैरह होती थी। और इसकी एक बात है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन
और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो कल्चर थे, जो रिलीजन थे, वो आज फॉलो नहीं होते। बट जो इंडस वैली और चाइनीज के थे, अब चाइनीज तो रेगुलर चली थी, और इंडस वैली, इसमें इंडियन धर्म, हिंदू धर्म चला था। बट कुछ थ्योरी कहती हैं कि आर्यन इन्वेजन से हुआ था। अभी राखी गढ़ी में एक स्केलेटन मिला, एक फीमेल स्केलेटन, और कई सारे अवशेष मिले हैं सती के उसके। तो इसलिए अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कल्चर की बात हमने कर ली। अब जो मिथिकल किंग था एल्यूलिम, कुछ सोर्सेज बताते हैं कि उसने 38,000 साल तक राज किया। ये तो बिल्कुल झूठ मिलेगा, क्योंकि 38,000 साल तक कोई कर नहीं सकता, संभव नहीं है। फिर ये रियल किंग नहीं था, इंसानों ने इमेजिनेशन कुछ मिथिकल उससे बनाया है। अब एल्यूलिम के बाद उसका बेटा आता है एल्यूकिद, उसके बाद एरिदो, ऐसे ही कई सारे राजा आए। ये सारे मिथिकल थे और इन्होंने बड़ा एरिया कॉन्कर नहीं किया था। उसके बाद फिर आते हैं अकेडियंस, उनकी हमने बात कर ली। फिर आते हैं बेबीलोनियन एम्पायर। अब ये बेबीलोनियन एम्पायर बिगेस्ट एम्पायर माना जाता है। इसका साइज करीब से करीब 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। ये अपने पीक पे पहुंचा अंडर किंग नेबुकदनेस्सर, और इससे पहले किंग हम्मुराबी ने भी इसको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया। इसमें कई सारे मतलब लॉज का सिस्टम दिया था। अब जैसे राजा को बार बार कोई क्राइम करता है तो उसको लॉज वगैरह बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे, एक जगह लिख लो, कंपाइल कर लो, फिर उसके हिसाब से सजा दे देना। वैसे ही बना था जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है आइडिया ले लेके, वैसे ही। फिर उसके बाद ये लॉज काफ़ी अजीब थे। जैसे एक समझ के चलिए एक इंसान है, उसके घर की छत टूट गई। अब उसके छत के गिरने से उसके बेटे की मौत हो गई। ठीक है। तो अब जो उसका बिल्डर था, जिस मिस्त्री ने उसको बनाया था। अब फिर उसके बेटे को मौत की सजा दी जाएगी ताकि उसको भी सेम दुख हो। खून के बदले खून। हाँ, खून के बदले खून, ऐसा ही चक्कर था। तो ये काफी अजीब लॉज माने जाते हैं। इसको कोड ऑफ हम्मुराबी भी बोला जाता है। फिर किंग नेबुकदनेस्सर सेकंड ने इसको अपनी पीक पे पहुंचाया। उसके बाद ऐसे ही वीक रूलर्स के चलते और कुछ इंटरनल रिबेलियन कॉन्फ्लिक्ट के चलते इसका भी अंत हो गया। फिर आता है न्यू असीरियन एम्पायर, जिसका फाउंडर था अशुरबुलियत द फर्स्ट। ये तो काफी अजीब सा नाम है, क्योंकि इनके नाम वगैरह थोड़े अजीब होते थे। हाँ, अब अशुरबुलियत के बाद आता है अशुरबनीपाल, जो कि लास्ट ग्रेट किंग था। लास्ट किंग नहीं, लास्ट ग्रेट किंग। उसके बाद सारे वीक रूलर आए। तो जो लास्ट ग्रेट किंग था अशुरबनीपाल, उसको लाइन हंटिंग का बहुत शौक था। अब पता नहीं क्यों था, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। बट जितने हमको एविडेंस, रिटन रिकॉर्ड और फोटोज उस टाइम की जो सील्स वगैरह होती थी, उसमें पता चला है कि उसने लगभग से लगभग 18 लायंस का हंट किया था। अब उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये हमको नहीं पता। बिल्कुल। फिर उसके बाद न्यू बेबीलोनियन एम्पायर भी, न्यू असीरियन एम्पायर था, वो भी ऐसे ही ख़त्म होता गया। और बाद में जो सिटीज़ थी उस टाइम की, जैसे कि लूबिया एंड मेडियन किंगडम, जो कि ईरान पे हज़ारों साल से राज कर रहा था, करीब से करीब 1000 साल तक तो उसने राज किया ही था, उसको कॉन्कर कर लिया एक पर्शियन किंग, जिसका नाम था साइरस द ग्रेट। अब इसके आगे ग्रेट क्यों लगाते हैं ये हम बाद में जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि इसका नाम अकेमेनिड एम्पायर कैसे पड़ा, क्योंकि चाहे आप विकिपीडिया में या कहीं पे भी देखोगे आपको वो नहीं दिखेगा पर्शियन एम्पायर, सिर्फ दिखेगा अकेमेनिड एम्पायर। क्योंकि जो अकेमेनिड एम्पायर था उसके दादाजी थे साइरस द ग्रेट के दादाजी, और उनकी जो वंशावली है, एंसेस्ट्री डिसेंडेंसी है, उसको बोला जाता है अकेमेनिड डिसेंडेंसी। और उसको अकेमेनिड एम्पायर ऐसे ही उसका नाम पड़ गया। उसके बाद साइरस के बाद बनते हैं कैम्बिसिस। अब जो कैम्बिसिस थे उन्होंने वॉर बहुत ज़्यादा लड़ी, तो इंजरी के चलते उनकी डेथ हो गई बहुत जल्दी, 8 साल तक की वो राज कर पाए। फिर कैम्बिसिस के बाद आते हैं दारियस द वन, या फिर उनको दारियस द ग्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे वैसे तो वो बहुत अच्छे थे, ये पर्शियन किंग्स बहुत अच्छे थे, बट इनके अंदर एक इच्छा रहती थी कि अपने एम्पायर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। सबकी रहती है वो तो, सबकी रहती नहीं। जैसे अकबर जैसे राजा थे, उसने फैलाया था, बट उसने साथ में फिर वो रिलीजियस टॉलरेंस भी रखी थी। रखते तो ये भी थे, बट इनके अंदर इच्छा रहती थी कि फैलाना ही है बस।
और रिलीजियस टॉलरेंस तो इन सब में ही थी। ये बहुत अच्छे राजा माने जाते हैं पर्शियन किंग्स। फिर उसके बाद बट इनको गुस्सा तब आता है जब जो ग्रीस था, ग्रीस अनयूनिफाइड था। अब जो ग्रीस था वो अनयूनिफाइड था, तो उसमें किंगडम्स थे जैसे कि एथेंस और स्पार्टा। ग्रीस की बहुत इंपॉर्टेंस है, ग्रीक योकर्ड दी है आज के टाइम पे। तो फिर उसके बाद इसने ओलंपिक्स दिए, डेमोक्रेसी दी, डेमोक्रेसी का हाउस माना जाता है ग्रीस को। फिर उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब जानते हैं इस पर्शियन एम्पायर के बारे में। फिर उनके बीच में वो जो स्पार्टा और एथेंस थे, उन्होंने एक सिटी थी वहाँ पे सूसा, उसको सूसा नहीं, सार्डिस की सिटी को उन्होंने जला दिया। अब जैसे ही जलाया, दारियस को एकदम से बहुत तेज गुस्सा आ गया कि भाई ये क्यों कर रहा है ऐसा, हमने इसको कुछ कहा नहीं, ये करने लग गए, जलाने लग गए। तो फिर उसके बाद उसको गुस्सा आया और उसने उनके खिलाफ वॉर छेड़ दी। इनको ग्रेको पर्शियन वॉर्स बोला जाता है। ये करीब 4 हुई थी। पहला वो वॉर हुआ था बैटल ऑफ मैराथन। ये आज की मैराथन रेस से इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल है। अब जैसे ये मैराथन सिटी में हुआ था, एथेंस जो वहाँ का किंगडम था वहाँ के बीच, और उसके अंदर एक सिटी आती थी मैराथन, उसके बीच। अब ये बैटल वहाँ पे लड़ा गया था। जो पर्शियन फोर्सेस थी उन दोनों के बीच ये लड़ा गया, पर्शियन और एथेंस। अब जो एथेंस की फोर्सेस थी वो उनकी फोर्सेस पे हावी पड़ने लगी, वो उन्होंने उनको बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो जल्दी से पर्शियन जो आर्मी थी वो अपने जहाज़ों पे भागी, क्योंकि ग्रीस और अनातोलिया जो टर्की है उसके बीच एक छोटा सा चैनल है, इस्तांबुल सिटी के बीच सी का ऐसे। हाँ, तो फिर उसके से उन्होंने बोट उठाई, अपनी शिप्स उठाई और वो एथेंस की तरफ भागने लगे जहाँ पे वो हेड था, जहाँ पे वो बैठे थे। रिजल्ट यानी आउटकम तो आ गया था इस वॉर का कि कौन जीता है। जीती तो ग्रीक फोर्सेस थी, बट जो वहाँ पे बैठे थे उनको नहीं पता था कि कौन जीता है। तो वो अगर वो पर्शियन फोर्सेस पहले पहुँच जाती जहाज से वहाँ पे तो वो जीत जाती, बट वो पहुँची नहीं। वहाँ से एक इंसान था जो कि वॉर में लड़ा था, उसका नाम था फिलिपिडीज। वो भागा, उसने भागना शुरू किया और सीधा रुका एथेंस में। उसने 43.2 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। 43.2795 इतना ही कुछ था। इतना लंबा सफर तय, हाँ, भाग लिया सीधा ताकि वो पहले ना पहुंच जाए। और वहाँ पे बता के दम तोड़ दिया कि हम जीत गए। उसके बाद इतना तेज भागा था तो वो मर गया। फिर उसके बाद वो पहले नहीं पहुंचे, इसलिए आज मैराथन रेस होती है 43.2 किलोमीटर की, बहुत लंबी रेस, इसलिए मैराथन है वो। हाँ, इसलिए मैराथन है। फिर उसके बाद 3 बैटल्स और हुई, उसमें भी ग्रीक फोर्सेस ही जीत गई। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल थी। फिर उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं सेकंड ओल्डेस्ट पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है, क्यों? ये अराउंड 3300 से 500 BC के आसपास फ्लोरिश हुई और टिल 1300 BC तक चली। अब जो ये वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके रिचुअल्स आज भी हम फॉलो करते हैं। हमने पहले बताया था जब मेसोपोटामिया की बात कर रहे थे। खैर, कुछ आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है, वो हम बाद में देखेंगे। इसकी काफ़ी मेजर साइट्स है, करीब 1500 साइट हैं इंडस वैली की। इंडस वैली ये करीब बिगेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है साइज के हिसाब से। अगर हम देखें ये करीब, इसमें कुछ साइट्स पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी, अरे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के ईस्टर्न एक छोटे इलाके में कुछ साइट्स हैं। फिर पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट पूरा ही कवर है। फिर इंडिया की जो सदर्न मोस्ट साइट है वो महाराष्ट्र में। फिर यूपी तक, यूपी की स्टार्टिंग तक, करीब मिडल यूपी तक ये सिविलाइजेशन है। बट राजस्थान जो कि इसके बहुत पास था, वहाँ पे इसकी काफ़ी कम साइट है, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट था तो बसना मुश्किल था। उसके कुछ ग्रीन पार्ट्स जहाँ पे हरी भरी है वहाँ पे थोड़ी बहुत हमको वो मिल जाती हैं। अब उसके बाद जो इसकी मेजर साइट थी वो थी हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानूदारो, देन कालीबंगन, लोथल एंड मैनी मोर। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। इसको 1921 में डिस्कवर किया गया था। फिर इसको डिस्कवर किया था
इसके बारे में तो मेरे को कोई नहीं बात पता, नहीं पढ़ा। बट फिर मोहनजोदाड़ो डिस्कवर होती है, फिर ऐसे ही कई सिटी डिस्कवर होती हैं, और जो मेन वो थी सिटी वो मानी जाती है मोहनजोदाड़ो, ये बिगेस्ट है, इसको माउंट ऑफ द डेड माना जाता है। ये इंडस के किनारे थी और इंडस का पानी कभी ओवरफ्लो हो जाता, कभी कुछ हो जाता, तो कई बार डूबी और लाखों लोग मारे गए। उस टाइम पे पॉपुलेशन भी बहुत कम होती थी। मरते भी जल्दी थे लोग, मरते भी जल्दी थे, युद्ध होते बीमारी रहते थे, थी, बीमारियां होती इम्यूनिटी थी। इतनी वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई थी। तो काफ़ी बार ये डिस्ट्रॉय हुई पानी के उससे ओवरफ्लो से, और काफ़ी बार वापस से ठीक हो गई। फिर उसके बाद ऐसे ही हड़प्पा है, और जो ओनली सिटी है विदाउट अ सिटेडल वो है चानूदारो। अब चानूदारो में बीड फैक्ट्रीज भी बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे बीड्स जो छोटे छोटे आज बीड बनते हैं वो भी वहाँ पे थे। यहाँ तक कि यहाँ की जो लेडीज थी वो फैशन में भी बहुत अच्छा वो रखती थी। लिपस्टिक्स मिली हैं उस टाइम की भी, उस टाइम की है। अच्छा, नेकलेसेस मिले हैं, यानी कि जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वो मिला है। एक वो छोटा सा एक स्ट्रक्चर है ब्रॉन्ज का, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, उसके यहाँ पे भी नेकलेस और बैंगल्स दिखी हैं। तो ये पता चलता है कि वहाँ की लेडीज फैशन में बहुत पहनती थी। ऐसे मतलब काफी डेवलप थी ये सिविलाइजेशन। फिर इसके बाद चूड़ियाँ वो मेकअप वगैरह की चीजें हो गई। फिर यहाँ पे डाइस भी मिली है जो कि आज लूडो और कई गेम्स में यूज होती हैं। फिर ये भी मिली है, और बच्चों के टेराकोटा एक मटेरियल होता है, खिलौने मिले उसके खिलौने मिले हैं। कभी एक बुल एक उसको खींच रहा है कार्ट को, बुलक कार्ट का स्ट्रक्चर। टेराकोटा मिट्टी होती है बेटा। हाँ, मिट्टी, एक टाइप से मिट्टी। फिर उसके बाद जैसे काफ़ी सारी और इसकी वो थी साइट्स। जो इंडिया में सबसे बड़ी है राखी गढ़ी, वहाँ पे मैंने बताया था कि एक फीमेल स्केलेटन मिला, उसमें एक डीएनए मिल गया, उस पर रिसर्च की गई है साइंटिस्ट। बहुत लंबे लोग थे वो, हाइट बहुत थी उनकी, हाइट मतलब लंबी होती थी काफ़ी। मोहनजोदाड़ो में तो एक टाइम पे 35 to 40 स्केलेटन्स मिले थे। कुछ कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन में मारे गए, कुछ कहते हैं कि फ्लड के उससे मारे गए। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई ये बहुत कम पता है। कुछ कहते हैं आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, जो कि स्टेपीज के रीजन से आए थे, पर्शिया के रीजन से आए थे, वो अपना कल्चर लेके आ गए और यहाँ को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ थ्योरीज ऐसी हैं। कुछ कहते हैं कि अर्थक्वेक, क्योंकि आज के टाइम पे भी इस एरिया में बहुत अर्थक्वेक आया। कुछ कहते हैं रिवर की ज़्यादा ओवरफ्लो होना, कुछ कहते हैं कि रिवर ने वो रूट चेंज कर लिया। इस टाइम पे सरस्वती रिवर ड्राई अप होने लग गई। सरस्वती के तो उसमें ऋग्वेद में ज़्यादा वो मिलते हैं, करीब 71 टाइम उसका जिक्र हुआ है सरस्वती का। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सबसे समृद्ध सिविलाइजेशन मानी जाती है, इतनी इनका कल्चर बहुत अच्छा था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री भी पूरी हो गई। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलने वाले हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मतलब काफ़ी पानी तो नहीं, फिर एक काफ़ी स्टोरी लाइक वो है। सबसे पहले इसकी 4 एराज है, प्री डायनास्टिक इजिप्ट, ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम एंड न्यू किंगडम। इसमें 31 डायनेस्टीज ने रूल किया और करीब 3150 BC से 30 BC मतलब 3000 साल तक चली। या मतलब कोई किंगडम इतना लंबा चल जाता है कि उसके लास्ट राजा को ये पता ही नहीं था कि हमारे किंगडम को फर्स्ट राजा कौन था। और फर्स्ट डायनेस्टी आती है, उसमें कई सारे राजा थे, नारमर, देन होर आहा, एंडिजेब, समरखेत एंड देन दजेत। लास्ट था कुआ, QAA। ये थोड़ा काफी अजीब नाम है, कुआ तो आजकल वो पानी उससे तो कुएं से ये भी होगा कि बहुत गहराई वाला राजा होगा वो। गहराई वो तो कुछ भी हो सकता है। इसके एविडेंसेस भी बहुत कम है, रिटन रिकॉर्ड मिले हैं। फिर उसके बाद सेकेंड डायनेस्टी आती है और फिर थर्ड आती है। थर्ड के लास्ट राजा थे खाबा एंड उनके बेटे हुनी। फिर उनके बेटे सेनीफ्रू ने एक नई डायनेस्टी फाउंड कर दी जिसका नाम था फोर्थ डायनेस्टी। इनके मतलब ऐसे नाम ही होते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही बोलते हैं हम, नाम मिले भी नहीं है। फिर जो वो थे सेनीफ्रू, उनका पिरामिड में काफ़ी अच्छा वो माना जाता है कंट्रीब्यूशन। उन्होंने 3 पिरामिड बनाए। फर्स्ट पिरामिड इजिप्ट का बनाया था किंग जोसर ने, जिनको दजोसर भी कहते हैं। ये थर्ड डायनेस्टी के राजा थे। इन्होंने बनाया था स्टेप पिरामिड ऑफ दजोसर, ऐसे सीढ़ी नुमा सा एक वो पिरामिड बहुत फेमस है। फेमस
वैसे तो सूडान में इजिप्ट से ज्यादा पिरामिड है, बट वो इतने फेमस नहीं है, कोई छोटे हैं कोई टूट रखे हैं, ऐसे हैं, बचे नहीं है ज्यादा। हाँ ज्यादा बचे नहीं है, और उनका इतना आर्किटेक्चर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद जो इजिप्ट की डायनेस्टी थी फोर्थ, उसमें सेनेफ्रू के बेटे थे खुफू के लिए बनाया गया था ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये पूरा मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, इसमें 6 पिरामिड है, 3 बहुत छोटे हैं और 3 बड़े हैं। सबसे बड़ा है खुफू का, जो माना जाता है कि उनकी कब्र दफनाने के लिए बनाया गया। ये मम्मीफिकेशन करते थे, मम्मीज बनाने में बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ। अभी मिलती हैं, अभी काफी मिली है, एक तो लेटेस्ट मिली है 2025 में या 4 में, रेमेसिस द आई थिंक 6th की। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो रेमेसिस 6th की है। अब वैसे ये गीजा पिरामिड कहा जाता है कि खुफू के लिए बना, बट किसी में भी मम्मीज नहीं मिली उनकी। यहाँ तक ये कहते हैं कि मम्मीफिकेशन होती थी, एक लॉन्ग प्रोसेस था वो, एक मतलब पिरामिड में होती थी, बट आज तक काफी कम या फिर बिल्कुल नहीं, ऐसे मतलब किसी भी पिरामिड के अंदर नहीं मिली कोई मम्मी। हाँ कोई भी मम्मी, मतलब जैसे एक किसी कॉम्प्लेक्स या किसी गड्ढे वड्ढे में ऐसे ही एक मतलब स्ट्रक्चर सा बना देते थे, वो पिरामिड में काफी कम मिली है या फिर नाम मात्र मिली है बिल्कुल। फिर उसके बाद खुफू के बाद खाफरे का, फिर मेंकोरे का, ये इनके मतलब ये इनके सक्सेसर थे, इनके बाद ये राजा बने थे। जैसे खुफू का सबसे लंबा, फिर खाफरे का उससे छोटा, फिर मेंकोरे का। 3 छोटे भी मिले हैं, G1, G2 और G3। ये माना जाता है कि खुफू की वाइफ, उनकी मम्मी, उनके बच्चों के लिए, मतलब ऐसे और बच्चे जो थे उनके लिए बनाए गए हैं। फिर उसके बाद इसकी ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज मानी जाती हैं 1st, 3rd, 4th, 13th एंड 18th। उसके बाद लास्ट डायनेस्टी थी टोलेमिक डायनेस्टी। जो टोलेमी डायनेस्टी थी उसकी लास्ट रानी थी क्लियोपेट्रा। बहुत ही फेमस कैरेक्टर है हिस्ट्री का क्लियोपेट्रा। हाँ, क्लियोपेट्रा काफी सारा बुक भी लिखी गई है क्लियोपेट्रा के ऊपर। फिर क्लियोपेट्रा टोलेमिक डायनेस्टी की आखिरी रानी थी, इजिप्ट की भी आखिरी रानी थी। कुछ पढ़ा क्लियोपेट्रा के बारे में, कैसी रानी थी वो? क्लियोपेट्रा के बारे में मतलब जैसे इजिप्शियन रूलर्स की सारी टाइमलाइन देखी थी, तब नाम देखा और कई बार इसका सुनने को मिल जाता है। पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। क्लियोपेट्रा आखिरी रानी थी। टोलेमिक डायनेस्टी, जो है टोलेमिक डायनेस्टी थी, जैसे सिकंदर का एम्पायर था, सिकंदर मान का, अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसिडोनियन एम्पायर, वो स्टार्ट हुआ था मैसिडोन से, एक ग्रीक्स की छोटी सी वो थी एक पार्ट, जैसे एथेंस और स्पार्टा थे, बट उसने उन सबको एनेक्स कर लिया और इंडस रिवर तक पोरस के साथ युद्ध हुआ था, उसको हरा के फिर वो चला गया वापस। फिर उसको मलेरिया वगैरह हो गया था, मर गया वो, मर गया। 12-13 साल घायल हो गया था इधर भी। 12-13 साल में ही एम्पायर स्टार्ट करके खत्म भी हो गया। उसका एम्पायर कुछ पार्ट्स में बट गया था। एक तो सेल्यूकस निकेटर, जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बहुत लड़ाइयाँ हुई, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे एम्पायर के टॉपिक पे जब आएंगे। तो सबसे पहले इजिप्ट पे थे हम। क्लियोपेट्रा जो जैसे वो सेल्यूकस निकेटर का एम्पायर बटा था ना, उसमें से एक पार्ट बच गया टोलेमिक डायनेस्टी। फिर उसके फर्स्ट राजा थे पोटलमी द फर्स्ट। फिर ऐसे ही आते गए और पोटलमी 10 तक थे। फिर ऐसे ही रोमन इन्वेजन में वो आ गया इजिप्ट, और ऐसे ही वो खत्म होगी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट काफ़ी फेमस नाम है इजिप्ट का फेरो, टूतनखामुन। वो एट द एज ऑफ 8 बना था और 18 पे उसकी डेथ हो गई थी। वो फर्स्ट राजा है जिसकी मम्मी मिली है। फिर जो तूतनखामुन था उसकी जल्दी डेथ होगी, वो 18 डायनेस्टी का राजा था। फिर उसके बाद काफ़ी वीक डायनेस्टी आई। 21st डायनेस्टी में कुछ राजा, पसुसेनीस द फर्स्ट, सेकेंड। 15 डायनेस्टी भी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट थी। उसका राजा था एहमोस द फर्स्ट। माना जाता है कि उसने लास्ट रॉयल पिरामिड बनवाया था। उसके बाद छोटे बड़े आए बट मेजर वही था, उसका नाम था पिरामिड ऑफ एहमोस। अब 3 सिविलाइजेशन हमने कवर कर ली। अब लास्ट मेजर सिविलाइजेशन पे चलते हैं, चाइनीज़। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिल्कुल। ये जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी, इसको फाउंड किया था किंग यू द ग्रेट ने। YU, ये थोड़ी छोटी प्रोनाउंसिएशन है। इसने फाउंड की थी फर्स्ट डायनेस्टी, शिया डायनेस्टी। अब ये शिया डायनेस्टी ने रूल किया था लगभग 2070 BC, मतलब आज से 4000 साल पहले से लेकर 1600 BC तक
अब जो ये थी शिया डायनेस्टी, इसको मिथिकल माना जाता है, रियल नहीं माना जाता है, इमेजिनरी माना जाता है कि लोगों ने स्टोरी बनाई है। चाइनीज फोकलोर थी ये, फोक टेल, लोक कथाएं। हाँ लोक कथाएं। फिर खैर क्योंकि इसके काफ़ी कम रिटर्न एविडेंसेस मिले हैं, चाइना ने 4 मेजर इन्वेंशन दिए जिसने वर्ल्ड में बहुत तरक्की की। अब जैसे चाइना अब भी बहुत जल्दी जल्दी नए प्रोडक्ट बना रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, वैसे ही पहले भी था। जैसे उसने 4 मेजर इन्वेंशन दिए, कंपास का, गन पाउडर का यानी बारूद, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। फिर उसके बाद बात हम मुगल टाइम में करेंगे। फिर उसके बाद बात चाइना के अफीम वार के बारे में पढ़ा है कुछ? ओपियम वॉर सुना है, वो चाइनीज एम्प्रेस के बीच हुई थी। पढ़ना वो बहुत पता है थोड़ा बहुत तो उसके बारे में भी। ओपियम वॉर वो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी इसमें हुई थी। उसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी और हांगकांग और कई पार्ट्स में कॉलोनी सेटअप कर ली थी। हांगकांग लास्ट कॉलोनी भी थी ब्रिटेन की। फिर जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी, 4 मेजर इन्वेंशंस की बात कर रहे थे हम। एक तो गन पाउडर, फिर एक था कंपास, वो भी शिप जो नेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसमें काफ़ी यूज़ हुआ। फिर उसके बाद आता है गन पाउडर हो गया, फिर देन कंपास, आफ्टर कंपास देन इसने सिल्क इतना इम्पोर्टेंट है। सिल्क के प्राइसेस एक बार गोल्ड से भी ऊपर चले गए थे। रोमन एम्पायर, सिल्क में पूरा व्यापार होता था एक बार। हाँ, सिल्क रूट बना था। मतलब जो रोमन एम्परर टिबेरियस था उसने बैन लगा दिया रोम में कि सिल्क नहीं लाना, वरना सिर्फ शाही परिवार के लिए लाना है, क्योंकि वरना इतने ये खत्म होता जाएगा, प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, लोग इतने ज्यादा मांग रहे हैं। सिल्क बनाना आज भी बहुत कॉस्टली काम है। सिल्क वॉर्म, उसका कोकोन है ना, सिल्क वॉर्म की प्रोडक्शन पे वो डिपेंड करता था। अब सिल्क वॉर्म काफी कम मिलते थे तो इसलिए ज्यादा वो ट्रेड नहीं हो पाता था। बट सिल्क रूट पे खाली सिल्क ट्रेड नहीं होता था और भी कई सारी चीज़ें ट्रेड होती थी, जैसे कि टी एंड एक्सेट्रा। तो फिर उसके बाद सिल्क का इन्वेंशन हो गया। देन उसके बाद गन पाउडर, कंपास, सॉरी बट फोर्थ बारूद, हाँ बट फोर्थ अभी मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरी डायनेस्टी थी शैंग डायनेस्टी। ये मतलब काफ़ी उछल कूद करने वाली डायनेस्टी थी। इसमें 30 किंग हुए और 6 टाइम कैपिटल चेंज कर ली, बदलते रहे। हाँ, फिर शैंग डायनेस्टी के बाद आई जो डायनेस्टी। अब जो जो डायनेस्टी थी, शैंग ने समझा कि ये वेस्टर्न प्रोटेक्टर है, हमको प्रोटेक्ट कर लेंगे। बट इन्होंने सोचा जो प्रोटेक्टर हैं उन्होंने उस पर हमला कर दिया और खुद गद्दी पे बैठ गए। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी, करीब 800 ईयर तक राज किया। इसने 2 मेजर पर्सनैलिटी दी थी। सुन त्जू, उनकी बुक भी है आर्ट ऑफ वॉर, एंड जिसपे अभी चाइना पूरा चलाता है, पूरा वो चलाता है अपनी आर्मी के सारे, वो सारे रूल फॉलो करता है। हाँ, उसी पे लेता है चाइना। फिर उसके बाद आता है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियनिज्म उन्होंने सोचा था कि कन्फ्यूशियनिज्म मतलब सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, मतलब स्लेविक कल्चर ऐसे नहीं होना चाहिए। बट वो अपने टाइम से काफ़ी आगे की बात कर रहे थे, जाके मेसोपोटामिया वगैरह में। खैर उस टाइम तक तो शायद अकेमेनिड एम्पायर आने ही वाला था, मेसोपोटामिया के लास्ट दिन थे। मेसोपोटामिया स्लेव रखने की तो पूरी क्लास बना दी थी, जाति बना दी थी। एक सबसे नीचे जो मेन राजा वगैरह होते थे उनका पूरा हक होता था स्लेव के उस पे, वो उनको मारते पीटते, बिल्डिंग का काम करवाती, ये सब गुलाम रखते थे उसमें। हाँ, गुलाम वगैरह का चक्कर बहुत ज़्यादा था। फिर जो डायनेस्टी ने 800 साल तक राज किया। इसके बाद आई ये 6 मतलब वॉरिंग स्टेट्स थी। वो वॉरिंग स्टेट्स पीरियड माना जाता है। उसमें वो 6 वॉरिंग स्टेट थी, उनमें चिन स्टेट थी, QIN चिन स्टेट। ये थोड़ा मतलब QIN ये चाइनीज़ लोगों की जो ये हैं डायनेस्टी वगैरह, इनकी स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। हाँ, इनकी मंदारिन भी बहुत टफ लैंग्वेज है। मंदारिन सबसे टफ है वर्ल्ड की, मतलब सबसे टफ मानी जाती है मंदारिन चाइनीज़। फिर उसके बाद 6 वॉरिंग स्टेट में जो चिन स्टेट थी वो उभर के आई और उसने सारी वॉरिंग स्टेट को शांत कर दिया और कंबाइन कर दिया और अपनी चिन स्टेट बना दी। ये उसका पहला, उसने 15 साल तक राज किया, 15-20 साल तक। और इसमें 2 राजा हुए। पहला था चिन शी हुआंग, ये फर्स्ट राजा था चाइना का, ठीक है, जो कि
मतलब यूनिफाइड चाइना का राजा था। उससे पहले ये चिन जो वगैरह ये डायनास्टीज आई, बट इन्होंने अपने एम्पायर के अंदर स्टेट रखी हुई थी और वो स्टेट कभी भी भाग के चली जाती, अपना एम्पायर सेटअप कर देती। तो ये इसने स्टेट वेट का चक्कर नहीं किया, सीधा एक हेड पावर बना दी, वही सारे उसको गवर्न करती थी जी। फिर चिन शी हुआंग में चिन डायनेस्टी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई, दी बिगेस्ट वॉल है वर्ल्ड की। कुछ कहते हैं कि ये स्पेस से भी दिखती है, बट ये पूरा सच नहीं है। ये पूरे आउट मतलब नदन चाइना पे फैली हुई है, ताकि जो चाइना है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके आउटर इन्वेजन से। बट ये काफ़ी बकवास आइडिया था, इससे कभी कुछ हो नहीं पाया ऐसा, क्योंकि दीवार को तो कोई भी तोड़ के अंदर घुस जाता। फिर चिन स्टेट के बाद, चिन डायनेस्टी के बाद चाइना मतलब अनयूनिफाइड टाइप सा ही हो गया। मतलब काफ़ी सारी छोटे छोटे टाइम तक राज करने वाली डायनेस्टी आई, जैसे कि जिन डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी, सुई डायनेस्टी एंड मैनी मोर। फिर जो उसके बाद मेजर डायनेस्टी आती है वो थी युआन डायनेस्टी। मंगोल एम्पायर की बात बिल्कुल तो नहीं की, मंगोल एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, सेकेंड बिगेस्ट एम्पायर। मंगोल तो यहाँ भी हमला करने आते थे अपने, मतलब इतना बड़ा हो गया था कि वो मतलब साइड में चाइना के बॉर्डर से लेकर ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका के बॉर्डर तक पहुंच गया था। वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट एम्पायर ब्रिटेन के बाद। अब ब्रिटेन के अंदर तो वर्ल्ड का 1/4 हिस्सा आता था, मतलब एक सर्कल ड्रॉ कर दो, उसमें ये ब्रिटेन का, बाकी और देश का। इतना बड़ा हो गया था। उसके बाद मंगोल एम्पायर ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। वो थे इल खानते, जो कि ईरान के पार्ट पर राज कर रही थी। चांगताई खानते, वो चांगताई खानते ही थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इन्वेड किया था। फिर एक युआन डायनेस्टी, जहाँ पे मेन रेजिडेंस था वहाँ के राजा का, वही उनको कंट्रोल करता था। वैसे तो इन जो ये वो बटे हुए थे इनके पार्ट, इनमें मतलब हर उसका अलग राजा होता था, बट मेन जो था वो युआन डायनेस्टी का ही था, वो इन सबको कंट्रोल करता था। फिर उसके बाद आती है गोल्डन हॉर्दे, जो यूरोप का पार्ट संभालती थी। ये 6 to 6.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। अब जो ये थी युआन डायनेस्टी, ये भी बहुत बड़ी थी। ये चाइना की सेकंड बिगेस्ट डायनेस्टी मानी जाती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे मंगोल वो ख़त्म होते गए और इनका इन्फ्लुएंस वो ख़त्म होता गया, फिर जो एक मिंग डायनेस्टी आई, उसने हरा के ये युआन डायनेस्टी को मतलब वो ख़त्म कर दिया और खुद गद्दी पे बैठ गए। इनके टाइम पे जीडीपी बहुत बड़ी थी। मुगल एम्पायर और ये मतलब वर्ल्ड का 25% कंट्रीब्यूट करते थे। फिर ब्रिटिशर सारा लूट के चले गए थे, उससे इंडिया की सारी दौलत वगैरह सब खत्म हो गई। फिर जो वो थी मिंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे। इसने मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में सबसे ज़्यादा लेंथ एडिशन किया। फिर मिंग डायनेस्टी के बाद आती है आखिरी डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी। इसको 1912 में ख़त्म कर दिया गया था एम्परर पुई के द्वारा। मतलब एम्परर पुई लास्ट राजा थे। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ने भी इसको काफ़ी वीकेंड कर दिया। अब इसके फर्स्ट राजा ने 1644 ईयर इस साल में इस एम्पायर की फाउंडेशन की। ये मॉडर्न डे मंचूरिया के रीजन में फ्लोरिश हुई थी। अब मंचूरिया का रीजन तो जैसे एक मंचूरियन एक डिश भी है, इंडिया के चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चाइनीज़ मसाले खाते हैं लोग, खूब खाते हैं। फिर उस एरिया में ये फाउंड हुई और इन्होंने मिंग डायनेस्टी को हरा के खुद गद्दी पे बैठ गए। ये बिगेस्ट डायनेस्टी थी चाइना की। ये करीब इतनी साइज में बड़ी हो गई थी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी आगे तक निकल गई थी ये। मंगोलिया, पार्ट्स ऑफ रशिया, देन नेपाल, मतलब नेपाल पे इनका इन्फ्लुएंस था अच्छा। देन पार्ट्स ऑफ कजाकिस्तान। ये 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैल गई थी। वर्ल्ड का 5th बिगेस्ट एम्पायर माना जाता है इसको। फिर इसमें ओपियम वॉर्स भी। ओपियम एक अल्कोहल टाइप का वो होता है सब्सटेंस। ब्रिटिशर्स उसको ट्रेड करना चाहते थे, बट जो किंग राजा थे वो ये चाहते नहीं थे कि हमारे में ये सब वो होना चाहिए। तो ओपियम वॉर्स हुई थी। अब जो ओपियम वॉर्स थी उसमें किंग डायनेस्टी की हार हुई और वो वीक हो गई एकदम से। बट इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत बड़ी थी। मुगल एम्पायर जितनी हो गई थी, एक टाइम पे तो पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि मुगल एम्पायर से बहुत साल पहले फाउंड हुआ था। ये किंग डायनेस्टी थी, ये एंड हुई 1912 में। इनका राजाओं का मेन रेजिडेंस था समर पैलेस, जो कि फॉरबिडन सिटी में है। जब ये अंत हुई थी 1912 में अंडर एम्परर पुई,
तब तो पुई 6-7 साल का ही था, उसको जल्दी राजा बना दिया गया, उसके फादर की जल्दी डेथ हो गई थी। तो वो तो बच्चा था, कुछ कर नहीं सकता था, तो वो जो किंग डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस सिर्फ फॉरबिडन सिटी तक रह गया और ऐसे ही उसको ख़त्म कर दिया गया। तो हमने चाइनीज सिविलाइजेशन की हिस्ट्री भी ख़त्म कर ली। आज की वीडियो बस इतना ही बनाना चाहूँगा। अच्छा हिरांक, कुछ आपने एम्पायर के बारे में भी पढ़ा है? हाँ, उनके बारे में भी बहुत पढ़ा है। तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट और ग्रेट एम्पायर के बारे में बताओ, और न्यू जो ये पूरी सीरीज जितना भी याद है आपको बताइए। ठीक है, जितना भी याद है। तो फर्स्ट एम्पायर अकाडियन एम्पायर था, हमने सिविलाइजेशन की वीडियो में पढ़ लिया। तो वो सारे एम्पायर छोड़ के हम इंडिया के ओल्ड एम्पायर पे चलते हैं। हमने वो साइरस द ग्रेट का एम्पायर भी कवर कर लिया, क्योंकि वैसे तो वो मौर्यन एम्पायर से पहले आया था, बट अब हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में और अलेक्जेंडर द ग्रेट के एम्पायर के बारे में, उसके बारे में डिटेल में। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के एम्पायर फाउंड किया था राजा फिलिप ने, फिलिप द सेकंड। वो उसके फादर थे। एक मैसिडोन प्रांत था ग्रीस का, वो आगे एक्सपेंड कर पाते, इसी से पहले उसकी डेथ हो गई। तो जो वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको एक काफ़ी मतलब यंग एज में राजा बना दिया गया। अब यंग एज में राजा बनने के कारण, खैर वो यंग एज में राजा तो बना था, बट उसमें स्किल्स बहुत ज़्यादा थी। उसने एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु भी कहते हैं, उनसे ट्रेनिंग ली थी। एरिस्टोटल के फिर गुरु थे प्लेटो एल्यूकिदेत, और उनके गुरु थे सुकरात। हाँ, सुकरात। फिर जो एरिस्टोटल से उन्होंने 2-3 साल ही ट्रेनिंग ली थी, बट वो काफ़ी मतलब उनमें गवर्निंग की और लीडिंग की काफ़ी अच्छी वो थी, स्किल्स बहुत अच्छी थी उनमें। उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत फैला दिया। और जो साइरस द ग्रेट का एम्पायर था, आर्किमिडीज एम्पायर, उसके लास्ट राजा दारियस द 3 को हरा के उसके सारे एरिया को अपने अंडर ले लिया, एनेक्स कर लिया। वो सारा एरिया उसके अंदर आ गया। बस इसी कारण उसका एम्पायर इतना बड़ा फैला था, वरना उसने पहले ग्रीस के जो प्रांत थे जैसे कि थीबीज, देन स्पार्टा, एथेंस, उनको एनेक्स किया था, अपने कंट्रोल में लिया बाद में वहाँ तक। फिर उसके बाद पोरस के बीच, राजा पोरस और उसके बीच हुई थी बैटल ऑफ हाइडस्फीस। इस बैटल में पोरस की हार हुई थी। अब इसकी पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं हम। जब सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने पोरस को बोला था कि हमारे अंडर आ जाओ, बट फिर पोरस बोला हम तुम्हारे अंडर नहीं आएंगे। फिर पोरस ने पहले अपने बेटे को भेजा था, बट अलेक्जेंडर की सेना ने उसके बेटे को मार दिया। अब अलेक्जेंडर की सेना में 30-40 हज़ार सैनिक थे, बट उनमें साहस बहुत था। वो मतलब जहाँ पे भी लड़ते उसको एनेक्स कर लेते। बट पोरस भी बहुत महान राजा था, उसमें भी काफ़ी स्किल्स थी। तो पोरस बाद में खुद गया। अब अलेक्जेंडर की सेना को हाथियों से लड़ने का ज़्यादा वो नहीं था, वो पोरस की सेना में काफ़ी ज़्यादा हाथी थे। तो जो पोरस था उसने हाथी मैदान पे उतार दिए, हाथियों ने उसकी सारी सेना को कुचल दिया। तो अलेक्जेंडर को लगा भाई ये तो गलत चीज़ हो रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसकी सेना ने क्या किया, जैसे हाथी को लिया और उसके चारों तरफ एक वो कर दिया, मतलब उसको घेर लिया। वो मशाले जलाकर उसको डरा दिया और उसकी आंख में तीर वगैरह मार के जिससे हाथी को मार दिया, और हाथियों से भी वो निपट गए। बट उसमें उसकी जो वो थी आर्मी, उसका काफ़ी मतलब लॉस हुआ, सफाया हो गया ऑलमोस्ट, मतलब पूरी ख़त्म तो नहीं बट काफ़ी नुकसान, काफ़ी लोग मारे गए उसके। फिर ये बैटल में एक चीज़ तय हुई थी कि दिन में ही लड़ा जाएगा, रात को नहीं लड़ा जाएगा। फिर पोरस ने अपनी सेना के साथ बैटल की, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी हार हुई। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट वैसे तो इंडिया में बहुत आगे जाना चाहता था, बट एक तो उसने पोरस के साहस को देख के रुका। आपने ये भी पढ़ा है कि बाद में पोरस और अलेक्जेंडर की दोस्ती हो गई? नहीं पढ़ा ना हिस्ट्री में? नहीं, उस युद्ध के बाद पोरस और अलेक्जेंडर की दोस्ती हो गई। हाँ। उसके बाद पोरस की सेना के साथ मिलके अलेक्जेंडर ने बहुत सारे राजाओं को हराया, और उनका जो संचालन था, उनका जो अधिकार था वो पोरस को दे दिया था। ये बहुत कम मतलब हिस्ट्री में इसका जिक्र होता है। पोरस और अलेक्जेंडर ने मिलके भारत के बहुत सारे राजाओं का फिर सफाया किया। हाँ, फिर सफाया तो किया था, और उसने उसका साहस देके एक उसकी आर्मी के कमांडर बोले कि हम वापस घर जाना चाहते हैं, हम अब थक चुके हैं बहुत,
हम आपका तिक्वांड्रो में भी लड़ाई हो गई थी उस बात को लेके। और उसने एक फियर से डरा था, नंदा डायनास्टी के फियर से। राजा था धनानंदा, उसका नाम धनानंदा इसलिए पड़ा था क्योंकि उसको धन का बहुत शौक था, लोगों को ऐसे ही वो लूटता, बहुत टैक्सेस बढ़ा देता, इसलिए उसका नाम धनानंदा पड़ा। और उसकी सेना, धनानंद की सेना अलेक्जेंडर की सेना से 5 गुना बड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा हाथी थे। उस टाइम की एशिया क्या वर्ल्ड की ही सबसे बिग एम्पायर था नंदा एम्पायर का। मतलब बिग तो नहीं, साइज में तो वो छोटा था, बट उसकी आर्मी सबसे बड़ी थी, पावरफुल थी, इसलिए वो उसके फियर से वापस चला गया। फिर ऐसे ही वो इजिप्ट की तरफ बढ़ रहा था, तभी बेबीलोनिया के रीजन में उसको कुछ कहते हैं बीमारी हुई, कुछ कहते हैं उसको पॉइजन दे दिया गया। इसका एक्यूरेट जवाब नहीं है, बट ऐसे ही कुछ कहते हैं घायल हो गया था वो। हाँ घायल, क्योंकि कोई गाँव था वो भरा ही नहीं उसका, ऐसा कुछ कहते थे। वो काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी तो वो घाव रह जाते थे। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट का 12 साल तक ही चला, वो 32 की एज में फिर मर गया था। फिर उसके बाद हम मौर्यन एम्पायर के बारे में जानते हैं। उसका एम्पायर तो जैसे टुकड़ों में बढ़ गया था, सेल्यूसिड निकेटर, देन टॉलेमिक डायनेस्टी एंड मैनी मोर। जो मौर्यन एम्पायर था वो ईस्ट में स्टार्ट हुआ था, पंजाब गुजरात के रीजन में, और फिर वो एक्सपेंड कर रहे थे उस साइड, वहाँ पे थी नंदा डायनेस्टी। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्यों चुना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब ऐसी कहानियों में हमें सोर्स मिलता है कि जो वो थे चाणक्य, वो एक बार उसके कोर्ट में गए थे धनानंद के, कि हमको वो वेस्टर्न उनसे, वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे, वहीं पे पढ़े थे, वो उस एरिया में जैसे रहते थे, तो वो धनानंद के पास गए कि हमको ये वेस्टर्न प्रोटेक्टर जो ये मतलब इन्वेड कर रहे हैं, हम इनसे परेशान हो चुके हैं, हमको बचा लो। बट धनानंद ने उसकी काफ़ी बड़ी बेइज्जती करके उसको भगा दिया वहाँ से। फिर चाणक्य थे, वो गुस्से में जा रहे थे और उन्होंने ठान ली थी बिल्कुल कि मैं धनानंद को खत्म करके रहूंगा, बर्बाद करके मानूंगा। चोटी बिल्कुल चोटी खोल ली थी उन्होंने अपनी। ऐसी कहानियां हैं। हाँ, कहानियां इनका काफ़ी कम सोर्स मिलता है। फिर ऐसे वो एक बार जा रहे थे, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य खेल रहा था, ये कहानी है, पूरा सीरियल है उस पे। हाँ, वो खेल रहा था कि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा का रोल मिला था। अब वो जो उसके दोस्त थे, वो उसके सैनिक वगैरह बने थे, वो बोले राजा जी, वो शहर में, साम्राज्य में काफ़ी भुखमरी फैल रही है। तो उसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने 5 कोड़े तो अपनी प्रजा को मारे और 10 खुद को मारे। फिर चाणक्य ने पूछा आपने खुद को 10 क्यों मारे? फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जवाब आया कि वो राजा जिसके अंडर इतनी भुखमरी फैल रही है तो सारी उसकी गलती है, इसलिए उसने खुद को 10 कोड़े मारे। और जो वो थे चाणक्य, वो इससे काफ़ी खुश हुए, उनको लगा इस बच्चे में कुछ तो खास है। फिर वो उसको अपने साथ ले गए। उनकी माँ कहा जाता है मूरा थी, मूरा, और उन्होंने भी शायद उनको अडॉप्ट किया था। उनके फादर एक मतलब सैनिक थे, वो वॉर्स में मारे गए थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर उन्होंने मतलब जैसे उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अडॉप्ट कर लिया मूरा से, और उसको ट्रेनिंग देने लग गया धनानंद को ख़त्म करने के लिए। और जो वो था चंद्रगुप्त, वो भी चाणक्य की काफ़ी रिस्पेक्ट करता था, उसको काफ़ी इज्जत देता था। तो एक टाइम पे पहले तो वो लड़ चुके थे धनानंद के साथ, बट धनानंद की सेना इतनी बड़ी थी कि वो हमेशा हार जाते थे। छोटे मोटे राजा से वो हेल्प लेते, बट उनकी आर्मी धनानंद की आर्मी के आगे हमेशा हार जाती। फिर एक बार वो गए थे अपने एक शिष्य की तरफ, मतलब उनका एक वो था स्टूडेंट, वहाँ पे वो गए थे और वहाँ पे खिचड़ी की दावत रखी थी उसने। फिर जो वो था, उसने, जो स्टूडेंट था उनका, उसने एकदम से हाथ लगा दिया खिचड़ी पे बीच में, जिससे उसका हाथ जल गया। फिर उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया कि तुम ऐसे हाथ साइड से खाओ, बीच में पहले मत खाओ वरना गरम लग जाएगा। तो चाणक्य ने इसका फ़ायदा उठा के साइड के जितने भी साम्राज्य थे उन सब से बहुत अलायंस, ऐसी सेम कहानी बाबर के बारे में भी कही जाती है। ऐसे अलायंस बनाए, बहुत बड़ी सेना लगा ली और धनानंद के वास्ट नंदा एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया कम्प्लीटली, और अपना मौर्यन एम्पायर बना दिया। ये इंडिया का भी बिगेस्ट एम्पायर माना जाता है।
ये मतलब वर्ल्ड के टॉप 10 जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एम्पायर थे ना, उनमें से एक था। उनमें से 8th रैंक पे शायद इसको कहा जाता है, क्योंकि इसने बुद्धिज्म के स्प्रेड में, अशोक ने कलिंग के युद्ध में वो हरा के, शायद अशोक पहला राजा माना जाता है जो वो युद्ध में जीत के खुशी नहीं दुख मना रहा था। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया था एम्पायर को। मौर्यन एम्पायर मतलब इंडिया का भी बिगेस्ट एम्पायर माना जाता है, अराउंड 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसके अंदर सारा अपने पीक पे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन ईस्टर्न ईरान के पार्ट, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ईस्टर्न म्यांमार भी आता था। अब ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान पूरा, उस टाइम के मतलब काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं, उस टाइम का एग्जैक्ट मैप क्या था वो तो पता नहीं, तो इसलिए वो हम अनुमान लगाते कि इतना ही था। और जो वो थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने मतलब एविडेंस फाउंड किए थे कि कोई अशोक था जिसने ईरान से म्यांमार तक राज किया था। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई की, बट जो सेल्यूकस निकेटर था वो हमेशा हार जाता, तो उसने इससे परेशान होकर उससे अलायंस बना ली, उससे दोस्ती कर ली और बोला अब और लड़ाई नहीं करेंगे, अब शांत बैठ जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो जो उसने अपनी बेटी की शादी ये करवा दी चंद्रगुप्त के साथ, हेलेना नाम था उसका। हेलेना का बेटा था जस्टिन। अब वो बिंदुसार की माँ को थी, वो हम बाद में बात करेंगे। फिर सेल्यूकस निकेटर ने उसको काफ़ी सारे घोड़े, हाथी गिफ्ट में दिए चंद्रगुप्त को, जिससे वो भी बहुत खुश हो गया और उसने काफ़ी अच्छी गहरी अलायंस बना ली। अब हेलेना का बेटा था जस्टिन, और जो बिंदुसार था जो कि अगला राजा बना, उसकी माँ का नाम था दुर्धारा। जो दुर्धारा थी उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जो ये कहानियों में मिलता है और कि चंद्रगुप्त के खाने में जहर मिलाते थे हल्का सा, तो उसकी माँ पहले चेक करती थी, है ना? हाँ, नहीं ऐसे नहीं था, जैसे वो जहर मिलाते थे थोड़ा सा, ताकि अगर कोई जहर दे तो वो उसकी बॉडी उसका वो कर पाए, क्योंकि चाणक्य काफी अच्छे स्कॉलर थे, उसको इन सब के बारे में अच्छी नॉलेज थी। फिर एक बार क्या हुआ, दुर्धारा ने वो खाना खा लिया, अब जिससे उसको वो सूट नहीं किया, वो मर गई। फिर जो चाणक्य थे उन्होंने वो बिंदुसार को तो बचा लिया, बट दुर्धारा को नहीं बचा पाए, और इनका नाम शायद बिंदुसार भी इसलिए पड़ा था क्योंकि वो जहर की एक बूंद उनके सिर पे लग गई थी। फिर उन्होंने डेक्कन में अच्छी पकड़ बनाई। फिर अशोक आते हैं। अशोक पहले इतने क्रूर थे, उन्होंने एक तो टॉर्चिंग प्रिजन भी बना दिया था जिसमें वो टॉर्चर करते थे, हिटलर की तरह। हिटलर भी ऐसा ही था, सबको मारते रहते थे जो तानाशाह थे। फिर बाद में जब कलिंग का युद्ध होता है, उसमें 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए, 50,000 से 1 लाख जख्मी हो गए। तो इसलिए अशोक को काफ़ी दुख हुआ, इसलिए उसने बुद्धिज़्म अपना लिया और मतलब नॉन वायलेंस छोड़ के वो वायलेंस को छोड़ के नॉन वायलेंस पे आ गया। उन्हें बुद्धिज़्म का काफ़ी स्प्रेड किया। उसकी जो बेटी थी संघमित्रा और उसका जो बेटा था जिसका नाम था महेंद्र भी बोलते हैं, महिंद भी बोलते हैं, उन्होंने बुद्धिज़्म का स्प्रेड किया। इवन वो इजिप्ट तक गए थे बुद्धिज़्म का बोलने के, टोटलमी द सेकंड के कोर्ट में। ये हमको अशोका के एडिक्ट्स, उनके जो वो मिलते हैं एडिक्ट्स, वो बहुत फेमस हैं। वो वैसे तो लिखे गए हैं किसी और लैंग्वेज में, मैं वो बाद में बताता हूँ याद करके। तो उसको जेम्स प्रिंसेप ने ट्रांसलेट किया था, उसके बारे में हम इसके बाद बात करते हैं। तो जो हम कहाँ पे थे कि वो स्प्रेड कर रहे थे। फिर उन्होंने श्रीलंका के राजा के पास भी स्प्रेड किया, देवानामपियतिस्सा। वहाँ पे एक वो भी था, एक पहाड़ी थी जिसका नाम था अनुराधापुर से 8 मील दूरी पर स्थित एक पहाड़ था छोटा सा। उस पे मतलब वहाँ पे वो महेंद्र के बीच और वाक्य राजा के बीच बैठक हुई थी। और श्रीलंका में ही पहला वो बना था जो गौतम बुद्ध थे उनका वो स्ट्रक्चर है। पहले उनके चिन्हों की पूजा होती थी, जैसे कि उनके हाथ का निशान, उनके वस्त्र वगैरह, इन चीज़ों की। फिर उसके बाद अब जेम्स प्रिंसेप की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जेम्स प्रिंसेप
1838 में वो वैसे कॉइन के उसमें काम करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो कॉइन की उसमें काफ़ी अच्छी पकड़ थी। उनके फादर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अच्छे मर्चेंट थे। तो उनको एक बार वो मिला, उनका एक शिलालेख मिला। उनको पता नहीं था कि क्या है, तो उनको ऐसे कई मिलते गए जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। और वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृत का यूज़ कम होता गया बाद में, इसलिए वो डिकोड करना मुश्किल था। खैर उन्होंने डिकोड करते गए और एक नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा था जिसका नाम था देवानपिय तस्सी, ऐसे कुछ नाम था। ये शायद उपाधि थी वो मौर्यन राजाओं की। इससे पहले चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने भी इसका यूज़ किया था। अब जो ये थे, इनका पता नहीं था कि किस राजा का। और जो अशोक था वो मतलब मिथिकल माना जाता था पहले, उसका यूज़ माना जाता था जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में, फोक टेल्स में, इन सब चीज़ों में। तो ये रियल था, ये किसी को पता नहीं था। फिर जेम्स प्रिंसेप ने उन सबको डिकोड कर लिया, बट वो इतना स्ट्रेस में चला गया था इस वजह से कि 45 से 50 साल की उम्र इसके आसपास ही उसकी ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, एक दिमाग की बीमारी की वजह से डेथ हो गई। खैर उसने सारे डिकोड किए और अशोक का पता चला, वरना ब्रिटिशर्स मानते थे कि मुगल थे, इनसे पहले कुछ थे ही नहीं, हमने ही इस हिंदुस्तान को कॉलोनाइज किया है। बाद में ब्रिटिशर्स को भी पता चल गया। फिर एक 20th सेंचुरी में एक शिलालेख मिलता है उसका, उस पे अशोक का नाम लिखा था, जिससे पता चला कि इस राजा का जो तस्वीर ये लिखा है ये अशोक के लिए यूज हुआ था। फिर ये प्रूफ हो गया और ऐसे ही फिर मौर्यन एम्पायर की सारी हिस्ट्री जान ली। अब एक बार इसके सारे एम्परर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, देन अशोक, ये 3 तो थे ग्रेट। उसके बाद 6 और आते हैं, जैसे कि उसके बाद आते हैं दशरथा मौर्य, फिर संप्राति, सालिसुका, देवर्मन एंड सताधनवन देवर्मन एंड बृहद्रथा मौर्य। पर इनका कुछ ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जो वो थे बृहद्रथ, उनका थोड़ा बहुत नाम सुनने को मिल जाता है क्योंकि वो लास्ट रूलर थे। पुष्यमित्र शुंग ने मार के वो फाउंड कर दी थी शुंग डायनेस्टी। इसने करीब 137 ईयर तक राज किया मौर्यन एम्पायर ने। ये इंडिया का बिगेस्ट एम्पायर था। अब उसके बाद इंडिया डीकोलोनाइज हो गया एक टाइम से। जैसे फॉरेन इन्वेडर्स आए, कुषाण आए थे, हुन आए थे, पार्थियन आए थे, इंडोसीथियन आए थे, इंडो ग्रीक आए थे। लगातार हमले हो रहे थे इधर उधर। हाँ, फिर जब अच्छे से स्टेबल होता है, जब गुप्ताज का पीरियड आता है, स्वर्णिम युग का जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। इसने काफ़ी सारे स्कॉलर्स दिए, जैसे कि आर्यभट्ट जिन्होंने पाई का सटीक वो दिया था कैलकुलेशन। उसके बाद उन्होंने ज़ीरो दिया। अगर ज़ीरो नहीं होता तो मैथ कुछ भी नहीं होती। ज़ीरो काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब इन्वेंशन है। फिर गुप्ताज को फाउंड किया था श्रीगुप्त ने, बट ऑफिशियल फाउंडर चंद्रगुप्त वन माने जाते हैं क्योंकि जो वैसे श्रीगुप्त थे उन्होंने एक सिटी से फाउंड कर दी थी, बट जो थे चंद्रगुप्त वन, उन्होंने सारा एनेक्स कर लिया था वो एरिया। अब ये गुप्ता एम्पायर, इसका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि जो सारे राजा थे, जितने भी राजा थे, वो पीछे गुप्त लगाते थे, चाहे चंद्रगुप्त हो, फिर जो वो थे समुद्रगुप्त राजा थे, उनके टाइम पे ये अपने पीक पे पहुंचा। ये मौर्यन एम्पायर जितना बड़ा तो नहीं था, बट 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। उनको नेपोलियन भी बोला जाता है इंडिया का। खैर नेपोलियन अपने राज के लास्ट बैटल हार गया था, बट जो ये थे ये समुद्रगुप्त, ये एक भी बैटल नहीं आ रहे थे अपने पूरे टाइम में। इनके टाइम पे हुनों के छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, बट कुछ लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। फिर हुनों के बाद असली जो वो लड़ाई हुई थी हुनों के साथ, वो हुई थी स्कंदगुप्त के टाइम पे। स्कंदगुप्त ने मतलब हुनों को हरा दिया था। स्कंदगुप्त को, वो हुनों के राजा थे उस टाइम पे, तोड़मन और महिरगुल। जो हुनों की 2 मतलब ब्रांचेस थी, एक वाइट हुन थे जो इंडिया के पास आए थे, एक थी उनकी यूरोप के एरिया में, उनकी एक ब्रांच थी। ये काफ़ी बर्बर जनजाति थी, काफ़ी मतलब क्रूर थी, खून खराबा बहुत मचा देते थे ये। फिर हुनों के साथ लड़ाई हुई थी स्कंदगुप्त की, जिसमें स्कंदगुप्त ने उनको बुरी तरह से हरा दिया। बहुत क्रूएल थे, बहुत ज़्यादा मतलब उनमें बर्बरता थी, क्रूलनेस थी। फिर उसके बाद
जो स्कंदगुप्त ने उनको हरा दिया। स्कंदगुप्त पहला राजा माना जाता है जिन्होंने हुनों को हराया। फिर ऐसे ही गुप्ताज, लेटर गुप्ता का पीरियड क्लासीफाई किया जाता है, जब स्कंदगुप्त के बाद गुप्ता एम्पायर वीकेंड हो गया। फिर उसके बाद इंडिया फिर से डिस्टेबलाइज हो गया। फिर मेन स्टेबिलिटी तब आई जब 7th से 8th सेंचुरी में, जब 3 रीजनल पावर्स उभर के आई थी, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार एंड पाला। ये कन्नौज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। पाला एम्पायर के अंदर भूटान, बंगाल का एरिया आता था। गुर्जर प्रतिहार के अंदर रेस्ट ऑफ, और जो वो था राष्ट्रकूट था उसके अंदर साउथ का, और जो बचा कुचा एरिया था वो गुर्जर प्रतिहार के अंदर आता था। ये कन्नौज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब उसके लिए बैटल्स हो रही थी, बट विक्ट्री किसी की नहीं हो रही थी। फिर ऐसे ही डिस्टेबलाइज होते गए, फिर किसी की भी मेजर विक्ट्री नहीं हुई। फिर टाइम तब आता है जब टर्क इन्वेजन होता है। टर्क इन्वेजन, तुर्क आते हैं यहाँ पे। मोहम्मद ऑफ घूर, मोहम्मद गोरी भी बोला जाता है, वो काफ़ी फेमस था। देन मोहम्मद गजनवीद एम्पायर का राजा। ये टर्क्स वहाँ से माइग्रेट करके अपना एम्पायर बनाने लगते हैं। मेनली तो लूटने के लिए आते हैं यहाँ पे। हाँ, फिर जो वो था अल्फ्तेगिन नाम का राजा था, वहाँ पे एक एम्पायर था सेल्जुक एम्पायर। सेल्जुक एम्पायर को प्रोटेक्शन देने के लिए अल्फ्तेगिन, वो भी एक गजनी था, उसने वो प्रोटेक्शन लगाई। फिर उसके बाद जो वो आए थे उसका डिसेंडेंट था एक, जिसका नाम था महमूद गजनी। उसने इंडिया पे इन्वेड किया, बहुत दौलत वगैरह सब लूट लिया, मतलब उसने काफ़ी डिस्ट्रक्शन मचा दी थी एक टाइप से। उसने गुजरात के शिवलिंगम को डिस्ट्रॉय कर दिया और काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी। 17 बार लूटा उन्होंने। 17 बार तो मोहम्मद गोरी ने वो किया था, मतलब वो, बट 17 बार वो हार गया था। बाद में जाके तराइन के बैटल में वो हुआ था। फिर गजनवीद एम्पायर श्रिंक होके छोटा हो गया था बैटल में हार कर। फिर जहाँ वहाँ सेल्जुक एम्पायर डिक्लाइन करके आ गया था ख्वारिज़मी एम्पायर, और उस टाइम पे गजनवीद को हरा के आ गया गुरिद। गुरिद अपने पीक पे पहुंचा अंडर राजा मोहम्मद ऑफ गूर यानी मोहम्मद गोरी। 17 बार इन्वेड किया इंडिया को, बट हर बार हार गया। फिर 2 तराइन की बैटल हुई जिनमें वो जीत गया। तराइन की बैटल इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा में हुई थी, मॉडर्न डे करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में जगह है, जिसको तरावली भी कहते हैं। तराई का इलाका जहाँ सबसे अच्छा चावल होता है। 2 बैटल हुई थी। 1191 में पहली ये हुई थी मोहम्मद गोरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान। पहली पृथ्वीराज चौहान जीत गया, क्योंकि गहाद वाला किंगडम जिसका राजा था जयचंद्र, हाँ, उसने साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान का, और इसलिए मोहम्मद गोरी को उसने फिर से हरा दिया। बट अगले ही साल 1192 में फिर से लड़ाई हो, मोहम्मद गोरी आया, और जो पृथ्वीराज चौहान था वो जयचंद्र की बेटी को लेके भाग गया था और उससे शादी कर ली थी। जयचंद्र इससे खुश नहीं था, इसलिए उसको गद्दार कहा जाता है। फिर उसने साथ दे दिया था मोहम्मद गोरी का, इस वजह से फिर मोहम्मद गोरी जीत गया। फिर मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे रूल किया। फिर 1206 में डेथ हो गई उसकी। फिर उसका एक मतलब मंत्री था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो आया। अब दिल्ली सल्तनत की काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। इसमें 5 डायनेस्टीज हुई। फर्स्ट थी स्लेव, जिसको हम गुलाम वंश भी कहते हैं, इल्बरी भी कहते हैं। फिर उसके बाद आई थी खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो फिर सबसे पहले थी स्लेव डायनेस्टी। अब जो स्लेव डायनेस्टी थी वो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड की, बट 1210 में 4 साल में उसकी डेथ होगी इंजरीज के चलते, क्योंकि वो मंत्री था, ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, इंजरीज बहुत थी उसकी। फिर उसका ये एक बेटा था अज़ाम शाह, उसने एक बहुत छोटे टाइम तक राज किया, सिर्फ 1 साल। फिर उसके बाद आता है इल्तुतमिश, जो कि ग्रेटेस्ट था, उसने पीक पर पहुंचाया था मतलब स्लेव डायनेस्टी को। उसने राज किया था करीब 20 से 25 साल। उसने मंगोलों से बचाया और बहुत कुछ किया। फिर उसके बाद उसकी बेटी रज़िया सुल्तान आती है, जो कि पहली और आखिरी फीमेल रूलर थी। कैथल के पास मकबरा है, हाँ, मार दिया था उसको। उसको मार दिया था उसके ही भाई ने। मतलब उसके बाद वो जो इल्तुतमिश था वो अपने बेटों को लायक नहीं समझता था कि वो रूल कर पाएंगे। खैर उसका एक बेटा आया था रुकनुद्दीन फिरोज, जिसने सिर्फ 7 महीने तक राज किया और फिर हट गया। फिर रज़िया सुल्तान ने भी 4 साल तक ही राज किया, उसके भाई ने मार दिया।
रज़िया मतलब काफी महान रानी थी। कहते हैं कि उन्होंने काफी अच्छे फैसले लिए थे, काफी अपने अच्छे टेन्योर में। फैसले, बट जो वो उनके जो वो थे नोबल्स वगैरह, वो उनसे खुश नहीं थे कि ये फीमेल रूलर है। इसलिए उनके बाद ऐसे ही वीक रूलर आते गए और लास्ट पावरफुल रूलर आया बलबन, गियासुद्दीन बलबन। वो काफी क्रूल था, मतलब कोई भी क्राइम हो जाता था छोटा मोटा, उसमें वो इतनी बड़ी सजा दे देता था। वो चाहता था कि इसको इतनी सजा मिले जितना बड़ा इसने क्राइम किया था, बट वो ज़्यादा सजा दे देता था तो वो बहुत गलत हो जाता था, इसलिए उसको क्रूल राजा माना जाता है। उसके बाद भी फिर लास्ट रूलर आया था, उसके बाद ये वीकेंड हो गई डायनेस्टी, फिर खिलजीज आए। खिलजीज वैसे तो मतलब ये स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे ही आ गए थे, बट जो खिलजीज थे उन्होंने सबसे छोटे टाइम तक राज किया, मतलब सिर्फ 30 से 35 साल। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी फेमस नाम है, मूवी भी बनी है पद्मावत। फिर इसका फर्स्ट रूलर तो अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ये भी मैं बाद में बताऊंगा। खैर उसके बाद अलाउद्दीन आता है। अलाउद्दीन ने मंगोलों से बहुत बचा, 5 बार हराया था मंगोलों को, और मंगोल बहुत पावरफुल थे। उसने काफ़ी क्रूर फैसले लिए। उसका वो था एक गवर्नर मलिक काफूर, उसको साउथ में बेच दिया था वहाँ के किंगडम के पास। कहा जाता है कि वहाँ पे ही कोहिनूर था वहाँ के राजाओं के पास, वो लूट के वापस आ गया। वो पहला राजा था दिल्ली सल्तनत का जिसने साउथवर्ड एक्सपेंशन किया था। फिर उसके बाद वो उसके वीक रूलर्स आते गए, मतलब वीक रूलर्स भी क्या, 30 साल में उसके 1-2 ही राजा आए थे उसके बाद, फिर वो भी वीक हो गया। फिर आती है तुगलक, जिसको फाउंड किया था गियासुद्दीन तुगलक ने। उससे ही बना तुगलकी फरमान। तुगलक, हाँ, तुगलकाबाद सिटी भी बनी है। दिल्ली की 8 शहर है, उनमें से एक नई मूर्खतापूर्ण फैसला था। तो सबसे पहला शहर था दिल्ली का लालकोट, फिर ऐसे ही फिर शाहजहानाबाद जिसको पुरानी दिल्ली बोलते हैं, उससे पहले तुगलकाबाद आया था। फिर ये अपने पीक पे पहुंचता है अंडर राजा, एक तो वो थे फिरोज शाह तुगलक, और उनसे पहले एक और राजा आए थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसको मतलब पागल राजा माना जाता है कि ये पागल राजा है वही, क्योंकि उसने काफ़ी अजीब फैसले लिए। वो पहले अपने ही फैसले लेता और थोड़े टाइम बाद अपने ही फैसलों से मुकर जाता, बदल देता था। उसने दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट की थी साउथ में। फिर उसने देखा ओह ये तो गलती होगी, यहाँ पे वो ऊपर से मंगोल हमला कर रहे हैं, उन सभी रोकना है, तो वापस वो दिल्ली की तरफ गया। काफ़ी कम टाइम तक दौलताबाद जैसे कैपिटल रखी, मतलब एक टाइप से उसमें हजारों लोग मारे गए उस माइग्रेशन में। अब वो तो राजा था, वो तो अपना मस्त सिंहासन पे बैठ के जाता था, बट जो आम जनता थी उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। उसमें कई मेन स्कॉलर्स भी मारे गए। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। उसके टाइम पे वैसे तो बंगाल अलग हो जाता है उसके पार्ट से, बंगाली सल्तनत आ जाती है, सल्तनत ऑफ बंगाल, बट फिर भी उसको राजा अच्छा माना जाता है क्योंकि उसने रिलीजियस टॉलरेंस की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बढ़ाया, उसने हॉस्पिटल्स और डैम्स बनवाए और जनता को काफ़ी खुश उसने रखा। एक शहर भी बसाया, शहर तो फिरोज कुछ ऐसी नाम है, शहर फिरोजा। हाँ हाँ ऐसे ही कुछ, हाँ ये मतलब दिमाग से स्लिप हो गया था। फिर उसके बाद जैसे दिल्ली सल्तनत की तुगलक डायनेस्टी वीक होती जाती है और तैमूर का वो जो इन्वेशन हुआ था, तैमूर आ रहा था, हाँ, हमले कर रहा था 1398 में, मतलब उसने इतना वीक कर दिया, सारी दौलत लूट ली, सारी दिल्ली को बिल्कुल इतना बंजर बना दिया था कि दिल्ली को इससे उभरने में 100 साल लग गए। फिर तैमूर के बाद दिल्ली सल्तनत की तुगलक डायनेस्टी भी वीक हो गई। फिर आई सबसे कमज़ोर डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, थोड़ा समय रही, बहुत काफ़ी कम टाइम तक, 50-60 साल तक ही रही थी या फिर उससे भी कम। उसको फाउंड किया था खिज़र खान ने। वैसे उसको ऑफिशियल फाउंड मतलब राजा नहीं माना कह सकते, छोटा सा एरिया था उसका और छोटा सा मतलब कम था उनका, मतलब डायनेस्टी थी इसमें। एरिया तो मतलब ठीक सा था, मतलब नॉर्थ इंडिया का थोड़ा सा एरिया आता था दिल्ली तक का। और जो खिज़र खान था उसने तैमूर की मदद की थी, वो कहता था मैं तैमूर का वो हूँ, गवर्नर हूँ ये वो, इसलिए वो मतलब ज़्यादा उछल रहा था। और ना उसने कॉइन्स बनवाए ना और कुछ किया, इसलिए उसको राजा नहीं कहा जाता। उसने खान की उपाधि नहीं ली, मतलब खान की वो राजा की उपाधि नहीं ली थी उसने। उसके बाद उसके बेटे आते हैं, उन्होंने राजाओं की उपाधि ली। फिर जो लास्ट राजा था अलाउद्दीन,
उसको हरा दिया बेलून लोदी ने। अब जो बेलून लोदी था वो खुद मतलब उसको हराना ही नहीं पड़ा उनको, क्योंकि वो जो अलाउद्दीन इतना डरपोक राजा था पहले ही डर के वो भाग गया, इसलिए उसको मतलब लड़ना ही नहीं पड़ा। और फिर लोदी वंश आखिरी थी है। और मैं बेलून लोदी है, बेलून लोदी काफ़ी चालाक किस्म का राजा था। जैसे वो मतलब खुद को अच्छा बताने के लिए सिंहासन पे नहीं बैठता था, वो मतलब नीचे कारपेट पे ही बैठता था सबके साथ, तो लोगों को भी लगा वो अच्छा है। फिर उसका बेटा आता है सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी था उसने आगरा की सिटी बसाई और वो सिंहासन पे बैठने लग गया। फिर उसके बाद आया इब्राहिम लोदी। वो काफ़ी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट राजा था। उसके टाइम पे दौलत खान लोदी जो मतलब इनडायरेक्टली कंट्रोल में था उसके, वो मतलब ऐसे कर रहा था, तो उसने बाबर को इनविटेशन दिया। अब बाबर पहले वहाँ पे आया था फरगाना में, फरगाना वैली का वो था। फिर उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा टू। फिर उसने काबुल में माइग्रेशन की थी। फिर काबुल भी ऐसी जगह थी वो ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकता था, और उसमें उसको कांधार में एक रिवोल्ट फेस करना पड़ा उसके अगेंस्ट। अब बाबर ने काफ़ी सारे रेड्स मारे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, बट वो पूरे सफल नहीं हो पाए। हाँ, फिर उन्होंने इनविटेशन दिया था दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने। उन्होंने सोचा जैसे तैमूर आया था और वो भी चला गया था, वैसे ये योद्धा भी आएगा, ये भी चला जाएगा, बट बाबर ने मन बदल लिया। फिर मैसिव बैटल हुई पानीपत की, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। हाँ, 1526, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो उसको मैं अगली वीडियो पे कवर करना चाहूँगा। ठीक है। हाँ, बाबर फिर ये यहाँ से मुगल शुरू हुए ना? हाँ, यहाँ से ही मतलब मुगलों का राज शुरू हुआ था। मुगलों में सबसे अच्छा शासक कौन मानते हो आप? अकबर। अकबर, क्या खासियत थी अकबर की? रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब सबको साथ में रखता था, भेदभाव नहीं करता था, जजिया हटा दिया था। जो हिंदूज से अलग टैक्स वो लिया जाता था, एक टैक्स, वो हटा दिया। खैर उसकी काफ़ी क्रूल चीज़ें भी थी, जैसे उसने चित्तौड़ पे चढ़ाई की थी जब, एक तो वो वुमेन्स ने जोहर किया था, फिर वो तीसरा जोहर था चित्तौड़गढ़ के किले का। 3 हुए थे, एक अलाउद्दीन के टाइम पे, एक फिर हुआ था गुजरात के राजा बहादुर शाह के टाइम पे, एक फिर अकबर के टाइम पे। उसमें अकबर इतना क्रूर हो गया था कि उसने आदेश दे दिया था कि 30,000 लोगों को मार दो यहाँ के, और 30,000 सिविलियंस वहाँ के मारे गए थे। मतलब काफ़ी हल्दी घाटी के युद्ध में भी उसने काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। और हल्दी घाटी के युद्ध में कुछ कहते हैं कि महाराणा प्रताप, जो कि राणा सांगा के पोते थे, उनका असली नाम किक्का था। फिर बाद में वो राणा उदय सिंह के बेटे थे, बट बाद में उन्होंने महाराणा प्रताप की उपाधि ले ली थी। और फिर वो थे महाराणा प्रताप, उनके बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो जो उस युद्ध में मतलब एक एग्जैक्ट वो नहीं आया था। कुछ कहते हैं कि अकबर को विजेता बताना चाहिए, क्योंकि अकबर जीत गया था, मतलब जीता भी नहीं, क्योंकि वो जो महाराणा प्रताप थे, उनके घोड़े चेतक के पैर में चोट लग गई थी और चेतक से उनको बहुत लगाव था, तो वो जंगल में भाग गए उसके घोड़े को ठीक करने के लिए। इसलिए कुछ कहते हैं कि अकबर को विजेता बताना चाहिए, कुछ कहते हैं कि राणा सांगा ने काफ़ी ज़्यादा बहादुरी से लड़ाई की और अकबर की बहुत बड़ी सेना को हराया, मतलब हराया नहीं, एक टाइम से काफ़ी डिस्ट्रॉय किया, तो उनको विजेता बताना चाहिए। बट मेजर कौन विजेता होना चाहिए ये एग्जैक्ट नहीं है। सही है तांग, आप बहुत पढ़ते हो आप, और ये अच्छी बात है। और थोड़ा सा वैसे सिविक की बात करते हैं। अभी जो अपना देश है, हाँ, इनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? किन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए यहाँ के रूलर्स को? यहाँ के मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को? यहाँ पे एक तो मतलब जैसे पॉवर्टी काफ़ी कम करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, देन इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए। चाइना है, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि जो ओलंपिक गेम्स हैं इंडिया में इसलिए वो नहीं हुए एक बार भी, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है और पॉवर्टी ज़्यादा है। अब चाइना की पॉपुलेशन भले ही ज़्यादा है, बट उसका एक बेनिफिट है
क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, तो उसमें 3 इंडिया समा सकते हैं चाइना में। और इंडिया में काफ़ी मतलब पॉपुलेशन का वो है, खैर पॉपुलेशन को तो अब हम कर नहीं सकते, बट अच्छे स्कूल खुलवाने चाहिए। एजुकेशन रेट जो कि चाइना का इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, 97% है लिटरेसी रेट, और इंडिया का 77% के आसपास है। तो एक तो उस पर ध्यान देना चाहिए। एक फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना को माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंत हुआ था 1949 या 50 में। अब चाइना मतलब इंडिया के 2-3 साल बाद आज़ाद हुआ अच्छे से, हाँ, बट फिर भी आज चाइना की इकोनॉमी है 19 ट्रिलियन, इंडिया की है 4 ट्रिलियन, तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी कम है। मतलब अब कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट होगी, बट अब उस पे काफ़ी कम वो है, और पॉवर्टी रेट ज़्यादा है, ये चीज़। एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हाँ, AQI कभी कभी तो 500 क्रॉस कर जाता है। और यहाँ तो हम रोहतक में रहते हैं, दिल्ली में तो बहुत ही बुरा हाल है ना? दिल्ली की पॉपुलेशन 4 करोड़ है, और पूरा ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया से 2.5 गुना बड़ा है, उस पूरे ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 2 करोड़ है। और आपका सबसे रोल मॉडल कौन है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो आपको बहुत अच्छा लगता है? अब रोल मॉडल तो मतलब वैसे वो नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में या फिर वर्ल्ड फ्रीडम स्ट्रगल में, या फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ फ्रीडम फाइटर है जो काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने INA इंडियन नेशनल आर्मी के 2nd वो थे कमांडर, कैप्टन मोहन सिंह ने फाउंड की थी पहले तो। एक फिर महात्मा गांधी, उन्होंने वायलेंस बिल्कुल नहीं अपनाई, सिर्फ नॉन वायलेंस से चले ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हाँ, और एक उन्होंने बदला लेने के लिए, वो जब साउथ अफ्रीका से आए थे, एक क्लास नहीं बना दी थी ब्रिटिशर ने कि वो जो गोरे लोग हैं जिनका कलर फेयर है वो आगे बड़ी क्लास में बैठेंगे ट्रेन की, और जो इंडियंस है वो पीछे वाली में। बट गलती से महात्मा गांधी जी वो ब्रिटिशर्स के उसमें बैठ गए, इसलिए उनको धक्के मार के बहुत मार पीट के वो निकाला गया। इसलिए महात्मा गांधी ने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी की बदला लेने के लिए और इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए। बढ़िया, बहुत अच्छा है, पढ़ते रहो। और आपने कही है ना वीडियो में ऐसे बुकिंग कर दी है अपनी कि इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अपने फिर मिलना पड़ेगा ना बार हाँ, बार। क्योंकि वो मतलब थोड़ा बोल के थोड़ा हाँ। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ही आप बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, और आप उन सब बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कुछ मतलब अलग करना चाहते हैं लाइफ में ना। और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की मोबाइल देखने की आदतों से परेशान हैं, वो आपका वीडियो उनको दिखा सकते हैं। लेकिन फिर मैं कुछ चैनल के एग्जांपल देना चाहूँगा जो कि बहुत अच्छे हैं। क्या देखना एक चाहिए? तो स्टडी IQ IAS, एक द क्यूरियस कोबरा, वो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता है, उसकी मतलब एक वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज है, बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद PW ओनली IAS बाय फिजिक्स वाला, ये 3 चैनल काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ये देखने चाहिए बच्चों को, है ना? हाँ। बढ़िया, शुक्रिया। आप आए, बहुत अच्छा लगा, और अपन मिलते रहेंगे ना, पड़ोसी हो आप, ज़्यादा दूर नहीं है आपका सेक्टर ना, तो आते रहना इधर। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।